मेरे जितना आता था मैंने सब कर दिया। ठीक है, एक आध सवाल कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स हो गई, वो एग्जाम में होंगी ही होंगी, उसको एक्सेप्ट करके चलो, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। बिलीव मी, पूरी दुनिया चाहे कुछ भी बोल दे तुम्हें, ठीक है, तुम्हें कभी भी गिल्ट मोड नहीं होगा, क्योंकि तुम अपना बेस्ट दे आए भाई, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मर थोड़ ना जाओगे एक एग्जाम के लिए। कंपेयर नहीं करना है कि यार दूसरा तो यार इतने घंटे पढ़ ले रहा है, ठीक है भाई, तू 2 घंटा पढ़ रहा है, प्लीज 3 पर आ, एक हफ्ते बाद प्लीज 5 पर आ, कोशिश कर कि वो ऊपर की साइड पर आना स्टार्ट। क्या है, अब आप मिड ऑफ द सिलेबस में होते हैं, अब आपकी 12th क्लास की भी कुछ चीजें खराब हुई होती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, पैनिक करना स्टार्ट करते हैं। अब उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, मैं रियलिटी बता रहा हूं, आपके भी दिमाग में चलता है। आपको रहता है यार 11th तो मेरी खराब थी, मैंने सोचा था इस बार 11th इंप्रूव करूंगा थोड़ा थोड़ा सा, और 12वीं खराब नहीं होने दूंगा। अब उनको मिड ऑफ दी 12th में आकर के उनको समझ आता है, क्योंकि स्टार्टिंग तो जोश होता है, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं होती कि यार चीजें 100% अचीव नहीं करी जा सकती। आपके कई कई बार डीपीपी छूटेंगी, कई बार क्लास छूटेंगे, कई बार टेस्ट छूटेंगे, कई बार कम प्रैक्टिस होगा, कुछ टॉपिक नहीं समझ आएंगे, कोई मैं भी भगवान थोड़ा ना हूं। अब मिड ऑफ द सिलेबस में आकर के ये सेल्फ रियलाइजेशन बीच बीच में बच्चों को आना स्टार्ट होता है। अब उनको क्या रहता है, यार अब तो यार 3-4 महीने के बाद तो प्री बोर्ड्स है, और जेईई मेंस जनवरी में अटेम्प्ट होने वाला है। अभी 1.5 महीने के बाद आप ये समझना, जैसे आपका फॉर्म आया, अक्टूबर के एंड तक मोस्टली आ जाता है, अपने आप डिप्रेशन की लहर फैलेगी, अपने आप, बोलने की भी जरूरत नहीं है, कोई बच्चा किसी से बात भी नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि जिस दिन आपका फॉर्म आएगा ना, उस दिन यू शुड फील कॉन्फिडेंट कि चलो यार मैं इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, गलतियां हुई हैं मेरे से, लेकिन मैं यहां से और इंप्रूव कर ले जाऊंगा, अभी भी मेरे पास समय है, मैंने अपने आप को पहले ही संभाल लिया था। ठीक है, प्रॉब्लम यह है बच्चे अब यहां से सोचते हैं 11वीं हाथ से जा चुकी थी, मुझे 11वीं इंप्रूव करनी थी, और 12वीं भी मेरी परफेक्ट नहीं है, और परफेक्ट होती भी नहीं, वो अपने आप को एक गड्ढे में डाल लेते हैं। यहां से पता क्या होता है, 20-25 दिन का प्रॉपर फेज आता है जहां आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। कई बच्चों का आ चुका होगा, कई बच्चों का आने वाला होगा, कई बच्चों का भी बस चल ही रहा होगा। 20-25 दिन आपके ऐसे होंगे जहां पर आपको लगेगा यार क्या ही फायदा होता है पढ़ लिख करके, कितना ही लोग आईआईटी में पहुंच, वो हर चीज पर डाउट करेंगे। 20-25 दिन उस फेज से जब वो गुजरते हैं, तब उनको रियलाइज होता है यार मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया ये फालतू की बकैती करके, एट द एंड तो मेरे को भी एग्जाम देना ही पड़ेगा, एक कॉलेज में जाना है, एग्जाम तो देना पड़ेगा, पास तो होना पड़ेगा। और फिर जब वो उधर से निकलने की कोशिश करते हैं, तब उनको रियलाइज होता है यार कि मैं जितना टाइम अपना यूटिलाइज कर सकता था वो भी जा चुका है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इमोशनल फ्रंट अपनी तैयारी में ना फॉर द टाइमिंग हटा लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो हर इंसान इमोशनल होता है, लेकिन पढ़ाई के सेंस में ना, आप अपनी फैमिली में कुछ चीज चल रहा है तो आप इमोशनली सोचिए, आपके फ्रेंडशिप में कुछ चीजें चल रही हैं आप इमोशनली सोचिए, आपको टीचर के साथ कुछ बात करनी है इमोशनली सोचिए, लेकिन जब तैयारी कर रहे हैं ना, वहां पर प्रैक्टिकल फ्रंट रखिए। लिटरली बता रहा हूं, आप 20-25 दिन के बाद आपके अंदर ये गिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यार मैंने ना यार 20 दिन और बर्बाद कर दिए, एक चैप्टर तो कम से कम पढ़ ही लेता। एंड दैट गिल्ट मोड जब स्टार्ट होता है, तब आती है बवाल। वो आपके फॉर्म भरने के आसपास जब होता है ना, तब आप फुल ऑन क्रैश मोड में होते हो। और मैं आपको बता रहा हूं, करा जा सकता है, लेकिन बात है आप अपने आप को मनाना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसी जोन में जाते हैं इस टाइम पर। आपको यह समझना है, मेरी बात को अगर आप थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट करें, आप अपनी 12वीं मत हाथ से जाने दो। 50% इज योर क्लास 12th, 50%। हाँ, 11th को इंप्रूव करने के लिए समय चाहिए होता है, वो आपको क्रेव आउट मतलब कार्व आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप जनवरी से लेकर के मार्च तक प्रॉपरली आप इंगेज्ड हैं। आप ड्रॉपर्स के साथ, अब मैं आपको जाते जाते जल्दी से एक चीज बता देता हूं, ड्रॉपर्स के बच्चों का क्या है, अभी सिलेबस स्टार्ट हुआ, अभी वो 11th पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हें लगता है यार वो तो एक बार पढ़ चुके हैं और वो लोग तो हमसे आगे हो जाएंगे। वो आगे तब होंगे जब तुम होने दोगे। उनके पास पता है कितना कम टाइम होता है, 6-7 महीने के अंदर रिगरसली 11th एंड 12th वो लोग भी पक जाते हैं भाई। पिछले साल जब मैं प्रयास ले रहा था, बच्चे बिल्कुल पक जाते हैं, 4 बजे तक तो भाई साहब हाथ पांव फूल जाते हैं उनके, सर सुबह से पढ़ रहे हैं। अब बात आपको यह समझनी है, उनके लिए भी स्ट्रगल है, आपके लिए भी स्ट्रगल है, आपके लिए टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रगल है, उनके लिए तो भैया बहुत सारे, उनके ऊपर एक फियर ऑफ फेलियर का भी एक प्रेशर होता है कि यार एक बार मैंने ड्रॉप लिया है, पेरेंट्स को कन्विंस करा है, इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो एक अलग माइंडसेट है, आपका अभी अलग माइंडसेट है। तो प्लीज अपने आप को गड्ढे में मत डालिए। आपको लग रहा है कि आपकी एफिशिएंसी कम है, उसको बढ़ाइए, सीधी सी बात यह है। आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना है कि यार दूसरा तो यार इतने घंटे पढ़ ले रहा है, ठीक है भाई तू 2 घंटा पढ़ रहा है, प्लीज 3 पर आ,
एक हफ्ते बाद प्लीज 5 पर आ, कोशिश कर कि वो ऊपर की साइड पर आना स्टार्ट हो। अदरवाइज मैं बता रहा हूं आप लोगों को ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, 2-3 हफ्ते की बात है, अगस्त खत्म होती सितंबर में आपको फील आनी स्टार्ट हो जाएगी, यार अब तो सिलेबस एंड पर आना स्टार्ट हो रहा है, मिड खत्म हो जाएगा। ये जैसी ऑप्टिक्स आएगी, सेकंड बुक स्टार्ट होगी, अब आपको फील आएगा अब तो यार ऑलमोस्ट एंड की साइड आ रहे हैं, अब मिड का फील खत्म हो जाएगा, एंड की साइड में अब फियर आना स्टार्ट होता है, यार मतलब टीचर तो कुछ महीनों तक और पढ़ाएगा, फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगी, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। 100% तैयारी कुछ नहीं होती है, लेकिन यस अचीव करने के लिए कोशिश तो होती है ना। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल फोकस के साथ पढ़िए और हर दिन अपने आप को मोटिवेट करिए, यही वो टाइम है जहां पर गैप्स बनने स्टार्ट होते हैं। बहुत अच्छे बच्चे जो स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेटेड होते हैं, धीरे धीरे या तो कम्युनिकेशन नहीं करते हैं टीचर के साथ, या कुछ भी कहिए, मैं बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सबके अपने अपने अलग जेन्युइन पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, जिसको मैं डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यार ऐसा कोई रीजन नहीं हो सकता जिससे आप तुम पढ़ाई छोड़ दो, हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, मैं किसी को डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं थोड़ा सा प्रैक्टिकल फ्रंट पर आइए, क्योंकि आपको एग्जाम देना ही है। आप में से मेजॉरिटी बच्चे जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि वो ये रिस्क नहीं करेंगे यार अप्रैल अटेम्प्ट में क्या होएगा, है ना, एक अटेम्प्ट पे नहीं छोड़ेंगे। तो जब आपको लिखना है, आपका टाइम फिक्स है, तो प्लीज आप लोग चाहे कैसी भी स्टेट में हो, पढ़ाई के समय आप प्रैक्टिकल स्टेट में आ जाइए कि भाई अभी पढ़ लो, वरना आखिरी में तो मौत आ जाएगी। और मैं आपको देखो, सबके लिए अलग अलग मोटिवेशन होता है, मैं अपना मोटिवेशन बता देता हूं। जब मैं अपनी तैयारी करता था तो मेरे लिए मोटिवेशन क्या होता था, एग्जाम से पहले आई वॉन्ट टू स्लीप पीसफुली, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होता था, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश करी है कि यार आखिरी में पढ़ लेंगे, कॉलेज में तो बहुत करा है, स्कूल टाइम में भी आखिरी में देख लेंगे, आखिरी में देख लेंगे। और आखिरी का जो स्ट्रेस होता है ना भाई साहब, तुम रट भी रहे हो, तुम प्रेशर भी ले रहे हो और पढ़ रहे हो विद अ फियर, यार कल पास होगा या नहीं होगा, पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे। यार उस 2 कौड़ी की हालत में क्यों आना यार, कितना एंग्जाइटी, कितना मतलब स्ट्रेस होता है। अभी से कर लो ना थोड़े से एफर्ट्स, एटलीस्ट एग्जाम से पहले। मैं ये कह रहा हूं स्ट्रेस होगा, लेकिन उस लेवल का नहीं होगा जहां पे तुम्हें ये फेयर होगा यार मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है। यस, मेरे लिए सीधा एक टारगेट होता था, यार मैं एग्जाम के पास वाला स्ट्रेस आई डोंट वांट टू बेयर इट। वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है, बहुत ज्यादा कंपैरिजन हो रहा होता है, घर वाले भी कर रहे होते हैं और तुम भी खुद कर रहे होते, तुम AITS दे रहे होगे उस समय, तुम्हारे भी मार्क्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेंगे, तुम्हारी इमोशंस भी ऊपर नीचे होंगे। तो उस स्टेट में अपने आप को मत डालो, मैं सीरियसली कह रहा हूं, अभी से मेहनत करो। हाँ, लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा अपने आप को कंसिस्टेंट रखने में दिक्कत आएगी, लेकिन बिलीव मी आखिरी के 10 दिन भाई तुम उतने एंग्जाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस में नहीं रहोगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या? यस। हाँ, यहां से बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्शन लिया जा सकता है। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज योर कंसिस्टेंसी। आपके अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, किसी दिन आप बहुत अच्छा पढ़ोगे, किसी दिन आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, कुछ नहीं होगा, एंड दैट इज क्वाइट नॉर्मल। यूट्यूब पे जनरली ये चीज बना दी है कि आपका बैकलॉग है तो आप खराब हो गए, आपका ये, दिस इज क्वाइट नॉर्मल। जिसने भी जेन्युइनली पढ़ाई करी होगी ना, उसका बैकलॉग बना होगा, मेरा भी बना। कोई एक टीचर पूछ लेना आप, जिसने भी पढ़ाई करी होगी उसको चीजें नहीं समझ आई होंगी और उसके लिए बैकलॉग बना होगा, जब वो स्टूडेंट रहा होगा। टीचर वाला ज्ञान मैं नहीं देता हूं कि भाई ये तो आसान है, ये तो वो है, नहीं। बच्चे के फ्रंट पर ये कठिन है, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को भी बहुत ज्यादा कठिन, मैं तो बहुत सारी चीजें छोड़ के चला गया था, मेरे को नहीं समझ आता था, ठीक है। वो तो अब मैं पढ़ाता जा रहा हूं तो चीजें अब समझ आ गई हैं, समझ रहे हो, मैं भी भगवान थोड़ा ना हूं। तो तुम्हारे पॉइंट पे भी टफ है तो प्लीज उसको एक्सेप्ट कर लो, दैट इज क्वाइट नॉर्मल, उसका स्ट्रेस मत लो। लेकिन ये जितना किया जा सकता है एटलीस्ट उतना करो। एग्जाम में जब तुम बाहर निकलो तो एटलीस्ट ये गिल्ट के साथ मत निकलो कि यार ये 5 सवाल मैं ना पढ़ लेता ना, आसान थे, पढ़ लेता ना तो काश मेरा थोड़ा सा और बेटर हो जाता। बिलीव मी, वो गिल्ट तुम्हें जिंदगी भर खा जाएगा। तुम अपना बेस्ट दे करके आ गए ना, और तुमने कहा कि यार पापा इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता था, मेरे जितना आता था मैंने सब कर दिया, ठीक है, एक आध सवाल कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स हो गई, वो एग्जाम में होंगी ही होंगी, उसको एक्सेप्ट करके चलो, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो बिलीव मी, पूरी दुनिया चाहे कुछ भी बोल दे तुम्हें, ठीक है, तुम्हें कभी भी गिल्ट मोड नहीं होगा, क्योंकि तुम अपना बेस्ट दे आए भाई, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मर थोड़ ना जाओगे एक एग्जाम के लिए। यस। हाँ, प्लीज बेटा अपनी मेहनत को इंप्रूव करिए, अपना बेटर वर्जन क्रिएट करिए, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आपको पढ़ा करके बहुत अच्छा लगा, एंड